वेलकम बैक। मैं लवकेश है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होंगे आपके मैथ पैडागोजी से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो आपके मैथ पैडागोजी से जो जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर बन सकते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कैलकुलेटिव हो चाहे वो पैडागोजी के हो, ठीक है, हम उन सभी की उन दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन छोटा सा कैलकुलेटिव है, उसे देखते हैं क्या है। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए, देखिए बहुत सिंपल है यदि आप इसे करते हैं तो 10,000। तो यहाँ पर पहले आपको ये पेन चेंज कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 हो गया 10 इकाई। पहले हम 10 दहाई को लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 के 10 नोट है तो 100 रुपये आपके हो जाएंगे, और 10 दहाई मतलब एक एक के 10। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे जोड़ते हो तो ये इस तरीके से कुछ बनकर आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10,110, ये ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सानिया ने एक बैटरी खरीदी जिस पर उसने पढ़ा जीवन काल इतने घंटे 4200 घंटे। वह उसे दिन रात प्रयोग करते हैं, मतलब कंटिन्यूटी में यूज़ कर रही है वो उसे। और बैटरी कुल कितने सप्ताह, यहाँ पर देखो आपको ये याद है ना, दिन नहीं बोला उसने, क्या करते हैं लोग दिन निकाल लेते हैं फिर उसे गलत कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको देखो जो करना है कैसे क्वेश्चन, 24 आवर्स की बात हुई है ना, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं एक डे में। और बैटरी की लाइफ कितनी है, बैटरी लाइफ है इसकी 42 इतने घंटे। तो हम इसे 24 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना का 428 42 24 से 7 चौक नहीं 6 चौक 24, ठीक है ना, और 6 7 जा। और जब आप इसे काटते हो और आगे तो आपका आएगा 175 दिन, ठीक है, दिन। ये तो आपके दिन में निकल जाएगा क्योंकि हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमें वीक की बात करी है। अब एक वीक में कितने आपके दिन होते हैं आपको पता होगा, 7 होते हैं। तो 7 से आप इसे जब डिवाइड करोगे तो आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 3 तो 35 25। तो 25 वीक जो है आपकी जो ये है बैटरी चलेगी टोटल, ठीक है। और दिनों में पूछे तो 175 दिन आपकी बैटरी चलेगी। तो यहाँ पर 25 जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो आपको इस तरीके से दे रखा है, ये दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सही बनाने की कोशिश करता हूँ। इसकी 3 विमाएँ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखी 15 9 10, और जो सा सेंटीमीटर घन का दे रखा है, घनों का वो इतना है 6725 6750। घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी, इस बक्से के अंदर इतने सेंटीमीटर क्यूब के कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी आपको बताना। तो पहला आप सबसे पहले क्या करोगे, हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसको हम कर देंगे डिवाइड। तो 15 गुणा 9 गुणा 10 और ऊपर लेते हैं 6750। तो यहाँ पर जो आपका डिवाइड करने पर आप या तो आप सीधा काट लीजिए इसको, या आप इसे काटते नहीं हैं तो आपको इसको करना पड़ेगा डिवाइड। तो यदि हम इसे काटते हैं तो आप इसे काटिए, 0 काट लेते हैं, बहुत थोड़ा और आसान होगा। और 7 के 8 से 7 63 45, 9 एकम 9 9 सत्ते 9 पंजे 45, ठीक है। 15 कितना हुआ यहाँ पर, ये 15 पंजे 75। तो आपका ये 5 निकल जाएगा, ठीक है, 5 दिन। तो आपका यहाँ आंसर कहाँ दे रखा है 5 दिन, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, जैसे बैटरी वाला क्वेश्चन था वैसे ही है। 18 गुलाब जामुन का भार 1 किलोग्राम है, ठीक है। यदि एक डब्बे में 16 गुलाब जामुन आते हैं, मतलब 18 यदि गुलाब जामुन हुए तो वो हो जाएंगे 1 किलो के। लेकिन यदि हमने उसमें से 2 माइनस कर दिया 16 बचे, और एक डब्बे में 16 आते हैं, पैक हो सकते हैं। तो 40 किलोग्राम गुलाब जामुन का पैक करने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या कितनी होगी। देखो 40 किलोग्राम है, और 1 किलो गुलाब जामुन में कितने गुलाब जामुन, मतलब 1 किलो में कितने गुलाब जामुन है, 1 किलो में 18। तो हम पहले 40 के 18 से गुणा करेंगे, ठीक है, ताकि हमें गुलाब जामुनों की जो पर पीस है संख्या 1 हुआ या 2 हुआ इस तरीके से वो पता चल जाए। तो 36 52 72 72 हो गया, है ना, 720 हो गया।
और 720 जो गुलाब जामुनों को हमें डिवाइड करना है 16 से, क्योंकि हमें एक बक्से के निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 से डिवाइड जब हम इसे करेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बनता है वो बनेगा आपका यहाँ पर 16 इतना इतना ये कटा इससे, तो ये आएगा 45, ठीक है। 45 आ गया। तो 45 बॉक्स चाहिए 40 किलोग्राम जामुन को पैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 45 जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 2 का रोहन सही तरीके से कटना गिनती कर सकता है। मतलब ये जो कटना गिनती होती है स्किप काउंटिंग होती है ना, स्किप काउंटिंग। हिंदी अनुवाद यही निकलता है इसका, मतलब हिंदी अनुवाद में जो ये लिखा हुआ है, यदि आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं वो स्किप काउंटिंग बताएगा सकता है वह संख्या के किस विकासात्मक स्तर पर है। तो यहाँ पर देखो 4-5 स्तर होते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से स्तर पर। पहला है प्रारंभिक स्तर, दूसरा है मिलान स्तर, तीसरा परिमाणात्मक स्तर और चौथा विभाजनात्मक स्तर। तो आपको देखो इन सबके बारे में पता होना चाहिए। मैं एक बता देता हूँ और को आपको खुद पढ़ना है, ताकि आपको सब कुछ करा, ये होता है कि यदि आपको सब कुछ कराया मिल गया तो आप पढ़ोगे नहीं। यदि आप कुछ डिस्कवर करते हो तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक ये जो चीज़ें स्टेबल रहती हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो परिमाणात्मक जो है स्तर पे, इस स्तर पे क्या होता है, बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है। जो पियाजे की थ्योरी यदि आपने पढ़ी हो तो बच्चा क्या समझ जाता है, उस थ्योरी में आपको जो 3rd स्टेज है वो इस चीज़ को समझ जाता है कि जो चीज़ है, कोई चीज़ है ना, उसकी हम शेप चेंज कर देते हैं, है ना। हमने उसकी शेप चेंज कर दिया उसको, या उसको हमने चपटा कर दिया एकदम, ठीक है। तो उसके जो भार में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ बच्चा समझ जाता है। यदि कोई चीज़ है उसकी यदि हमने व्यवस्था चेंज कर दिया, उसका हमने शेप चेंज कर दी, तो उसकी जो है आंतरिक जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, उनके जो भार या फिर और जो चीज़ें हैं जो गुणधर्म है उसके वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। यदि हम इस चीज़ में कुछ और ऐड करते हैं या घटाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यदि हम कुछ ऐड या घटाते नहीं हैं और उसकी जो शेप चेंज कर देते हैं तो वो उसका भार जो गुणधर्म जो है उसके सेम ही रहेंगे जो होते हैं। तो ये चीज़ तो ये दर्शाती है, आपको इन दोनों के बारे में ही पढ़ लेना है, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो है प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक स्तर पर बच्चा है क्योंकि वो कटना गिनती क्या होती है, कैसी होती है कि स्किप काउंटिंग में यदि आप देखें जो आपकी सम संख्याएँ होती है ना, कैसी होती है 2, 4, 6, इस तरीके की स्किप काउंटिंग हो सकती है। 1, 3, 5, 7 हो सकती है, 8, 16, 24, 32 इस तरीके से हो सकती है। तो ये जो तरीका है ये बच्चे को मल्टीप्लाई सिखाने में या फिर मल्टीपल करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं। और बच्चा कौन से स्तर पर है, बच्चा पहले स्तर पर है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा 4 की गणित परीक्षा में सवाल भिन्न दे रखा है 5/6 के दशमलव में रूपांतरित कीजिए। मतलब इस तरीके से कीजिए ना। इस प्रश्न का उद्देश्य शिक्षार्थियों के की डैश की जांच करना है। किस चीज़ की जांच करना है आपको वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका दशमलव तथ्यों के ज्ञान का, क्योंकि दशमलव का ज्ञान है, बच्चे को ज्ञान है तभी तो आप उसे इसको दशमलव में रूपांतरित करने के लिए कह रहे हो, इस भिन्न को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है भिन्न और दशमलव की संकल्पना समझने में। ये टीचर ये पता करने की कोशिश करा कि जो ये चीज़ है हमने जो मैंने इसे भिन्न में दिया कोई चीज़, ये इसको काटने पर 0.5 दे पा रहा नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या मैं जब इसको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो वो उसको जो है सिंगल उसमें दे पा रहा है, सिंगल वर्ड में दे पा रहा है, या फिर इसको अब भी ये अंश और हर में प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। और यदि कोई चीज़ इस तरीके से दे रखी है तो क्या इसको ये भिन्न और हर में कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है टीचर पहचानने की कोशिश करा बच्चे की। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा कि क्या बच्चा भिन्न से दशमलव में जा पा रहा है और दशमलव से भिन्न में जा पा रहा है। ये चीज़ जो है बच्चा संकल्पना कॉन्सेप्ट जो है बच्चे का वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं भिन्न को दशमलव में रूपांतरित करने की प्रक्रियागत कुशलता, कि जो उसकी प्रक्रिया जो प्रोसेस है इसको भाई नहीं, जब हम ये चीज़ संकल्पना समझ लेंगे ना तो प्रोसेस इसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन है 10x10 के पेपर ग्रिड का रेखांकन करते हुए भिन्न के दशमलव तुल्य खोजने संबंधी कुशलता। तो ऐसा नहीं है कि दशमलव में हम ग्रिड पेपर ले रहे हैं ना और हम देख रहे हैं कि किसी सेब का कितना भाग इतना भाग, इसका मतलब आप मान लीजिए ये 5 भाग है, ये 6ठा भाग है, इतना भाग ही हो चुका है तो दशमलव में समझा। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन ही ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 में पढ़ने वाला एक बच्चे को छाटने पैटर्न को पहचानने, मतलब छाटने कैसे, ऐसी चीज़ें हैं आकृतियां हैं, है ना, ठीक है। पैटर्न को पहचानने, संख्याओं और आकृतियों को के उन्मुखीकरण,
समय बताने, घड़ी है, घड़ी में टाइम नहीं बता पा रहा है ना, मापने, मेजरमेंट करने में स्केल पर। ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो एक बच्चा नहीं बता पा रहा। तो इन सभी चीज़ों में क्या कॉमन है, आपको इनमें सब में जो है नंबर्स नज़र आ रहे हैं, NUM बेयर्स नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो बच्चे को नंबर से कठिनाई हो रही है, मतलब वो कौन से विकार से ग्रसित है। डिसलेक्सिया तो आपका ये पठन विकार से, डिसकैलकुलिया ये आपका मैथ से, मैथमेटिकल चीज़ें चाहे आपकी कुछ भी हो, ये मैथ से संबंधित है। डिसग्राफिया, ग्राफिया में क्या होता है, लिखने से संबंधित है, और इसमें लिखने से ही संबंधित नहीं आती, आप अपनी फिंगर से, अपने हैंड से जो भी कार्य करते हो उन सभी में दिक्कत आती है, सिर्फ लिखने में दिक्कत नहीं आती। तो डिस्ग्राफिया उन सभी से संबंधित है जिसमें आप हैंड का यूज़ करते हो और आप विफल हो जाते हो, मतलब फेल हो जाते हो। जैसे आप यदि आप क्ले वर्क कर रहे हो तो आप क्ले से एक अच्छी मूर्ति नहीं बना पाओगे, है ना, नॉर्मल भी नहीं बना पाओगे। और यदि आप लिख रहे हो तो आप लिखने में दिक्कत करोगे, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित, और अवधान में कमी वाले विकार से ग्रसित ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्कैलकुलिया सेकंड ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन करता है, कि मौखिक रूप से मैं आकलन करता है और पाता है, अच्छा, शिक्षक कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन करता है और पाता है कि हरीश सभी तरह की संख्याओं, विषम संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं की परिभाषा तो बता पा रहा है, लेकिन अच्छा मौखिक आकलन में क्या करता है टीचर, बच्चों से पूछता है कि बताओ कि सम संख्याओं की परिभाषा, बच्चों से होता है सम संख्या क्या होती है, तो डेफिनेशन तुरंत ही मुंह पर फेंक के मारता सर के, मतलब बोलता है, ठीक है। विषम संख्या उनकी भी डेफिनेशन बोल देता सर के सामने, सर ये होती है। टीचर हो जाता है इम्प्रेस, और टीचर क्या करता है, सेकंड स्टेज पर जाता है कि जैसा कि आप मान लीजिए क्लास में 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों में से जो है इतने बच्चे नहीं बता पाए, डेफिनेशन ही नहीं बताए पूछने पर कि क्या होती है, ठीक है। इतने बच्चों ने बता दिया, अब टीचर जाएगा, इन 4 बच्चों ने बता दिया, और जाएगा टीचर सेकंड लेवल पर, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है, यदि हमें निकालना है तो। और टीचर उससे ये बच्चों से पूछेगा कि अब ये बताओ, ये संख्या मैंने पैटर्न दे दिया 6 8, ठीक है, और मैंने एक ये पैटर्न दिया, तो इनमें से सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। तो जो ये बच्चा है, जो कौन है कक्षा से, हरीश जो है, ये हरीश बच्चा जो है, हरीश बच्चा जो है ये बता नहीं पाता। तो टीचर ये समझाता है अरे इसे सिर्फ डेफिनेशन याद है, इसने जो कॉन्सेप्ट सीखा था या तो ये भूल चुका है, या इसको सिर्फ डेफिनेशन ही पता है कि सम संख्या कैसे कहते हैं, विषम संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, या भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, ठीक है। तो टीचर इस बात को समझ जाता है कि इसकी जो है समझ शक्ति तो अच्छी है, लेकिन एकाग्रता का अभ्यास, समझ शक्ति अच्छी, अच्छा सब में समझ शक्ति दे रखा है, अच्छा पहला ऑप्शन देखते हैं, समझ शक्ति अच्छी है लेकिन अभ्यास का अभाव है, गलत। समझ शक्ति अच्छी लेकिन संकल्पनात्मक समझ का अभाव है, सही। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी होगा। संकल्पना जो है, कॉन्सेप्ट जो है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सम संख्या हम इसे कहते हैं और सम संख्या की विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर बच्चे की जो संकल्पना वो तो अच्छी नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं क्योंकि पेपर में लिख के तो आ जाते हैं, जैसे यदि हम लेते हैं आपकी जो है ग्रोथ आपका GROWTH ग्रोथ, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि हम बोलते हैं ग्रोथ की विशेषताएं क्या हैं, आपने बता दी, लेकिन उससे आपके सामने बच्चे खड़े कर दिए, ठीक ना, कि मतलब एक बच्चा छोटा खड़ा कर दिया, एक बच्चा बड़ा कर दिया खड़ा, है ना, और आपसे पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि ये बच्चा बड़ा, ये बच्चा छोटा है, मतलब इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो बच्चा तब नहीं बता पा रहा, मतलब जो है बच्चे तब आप नहीं बता पा रहे, या कोई बच्चा है जिसको ग्रोथ की डेफिनेशन तो पता है, लेकिन क्या होती है बच्चों को देख कर तब वो नहीं बता पा रहा, तब वो हम ये मानिए कि उसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसने सिर्फ उसकी सिर्फ लर्निंग जो एबिलिटी है वो अच्छी है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूचना और संचार तकनीकी ICT उपकरणों का ज्यामिति की कक्षा में खोज पर कार्य के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ उपकरण दे रखे हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्यामिति आकृतियों का सिखानी है। इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट होगी सिखाने के लिए, ज्यामिति आकृतियाँ। तो पहला ऑप्शन आपका जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर, वीडियो लिंक्स, कार्टून स्ट्रिप सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक होगा। इसमें देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही नहीं, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि आपका रेडियो हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, COMPUTER कंप्यूटर हो सकता है। अभी देखो कंप्यूटर के अंदर जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो आप आकृतियाँ बनाते हो उनका बना भी सकते हो
और आप उनमें उनकी जो आकृतियाँ उसे उसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से खींचकर आपने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया, ठीक है ना, आपने यहाँ से एक ठोक और पड़ा, इसको यहाँ से ऐसा करके ये कर दिया, अब बीच में ये हिस्सा नहीं है, अभी चौकोर बन गया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक, अच्छा थोड़ा पूरे पेज पर आ गया। शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित छांटने संबंधी गतिविधियां देता है कि यहाँ पर शिक्षक ने कुछ ट्रायंगल्स दिया, आपको पता है अलग अलग तरह के, यह छांटने संबंधी गतिविधि है। तो ये कौन से गतिविधियां, अंत, अच्छा बंद अंत कार्य क्वेश्चन है, अंत कार्य क्वेश्चन है, सृजनात्मक कार्य है, मननशील कार्य है। तो ये कौन से क्वेश्चन आपको वो बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो है मुक्त अंत वाले क्वेश्चन। आपको पता होगा मुक्त अंत वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन निकलेंगे। वो कैसे छांटेगा, आपने यदि कोणों के बारे में पढ़ा हो तो कोण इस तरीके से होता है, न्यून कोण, ठीक है। दूसरा होता है अधिक कोण, तीसरा होता है समकोण, ठीक है। न्यून कोण में क्या होता है कि इसका जो एक कोण है वो 90 से कम का होगा, अच्छा 90 से तक कम कोण होगा इसमें से, ठीक है ना। दूसरा आपका जो है ऑप्शन, इसमें अधिक कोण में 90 से ज़्यादा का होगा कोण इसमें। तो और इसकी विशेषता आपको खुद बतानी है, आपको पता होगा क्लास में कैसे कैसे कोण बताते हैं, मतलब और भी वैरायटी होती है कोणों की। अब जो बच्चा कर रहा है वो इन कोणों को इसके अकॉर्डिंग या और भी जो तरीके हैं कोणों के उनके अकॉर्डिंग इनको अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो इसके एक से ज़्यादा आंसर निकलने, इसलिए मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अंत कार्य हो गया लेकिन मुक्त अंत वाला होता है, मुक्त, ये बंद अंत वाला है, बंद होता है, बंद, ठीक है, बंद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा, ये तो मल्टीप्लाई है, आपको मल्टीप्लाई थोड़ी लंबी पड़ेगी, और सी टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टाइम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। मतलब होएंगे बहुत सिंपल, लेकिन आपको क्या करने का पड़ेगा, आपको इनको क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है गुणनफलक फलनांक एक, मतलब 101 की गुणा करनी है 101 में से क्या घटाया जाए कि जिससे कि ये संख्या प्राप्त हो, है ना। तो देखो आप इसे कैसे करोगे, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लाई 101 माइनस कोई संख्या x बराबर 10101। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि मैं तो कर रखा है पहले से, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको पास मिलेगा 20101 माइनस एक्स लिखोगे, या भी मत भी लिखिए, इसको आप ऐसा करिए, या जब आपके पास ये मिल जाएगा साइड में कैलकुलेशन के बाद, तो x तो इसी तरफ रहेगा, ये तो जाएगा 101, इसमें से माइनस जाएगा 10201। बड़ी संख्या ये है, ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा जब हम माइनस करेंगे, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है इसका, ये ऊपर वाला, ये इस माइनस से माइनस कट जाएगा, और आपके पास जो संख्या बचेगी 201 में से आप 101 घटाइए तो आपके पास 100 बचेगा, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 के गुणनखंडों की संख्या है। 18 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो आपने यदि देखते हो 18 किस किस की टेबल से कट सकता है, पहले तो 1 से कट सकता है, दूसरा 2 नियम 18, 3 6 18, ठीक है, 6 के पाड़े में भी 18 आता है, 9 के पाड़े में भी 18 आता है, और 18 के पाड़े में भी 18 आता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, हम करते हैं ना 18 के लिख के, इससे 2 के 9 पाड़ा इसके पाड़े में आया, तो इसके बाद 3 के पाड़े में 3 बार पे 3 बार में फिर एक बार 3 3 9 2 18, ठीक है। तो कितने गुणनखंड हो इसके, नहीं आप ऐसे नहीं करोगे, सॉरी ऐसे नहीं करोगे, आप इसको इसी तरीके से करोगे कि कितने फैक्टर निकलते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतने 6403 और 3640 में से स्थानीय मानों का योग क्या है। स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब 400, इकाई दहाई मतलब 40, इसको जोड़ तो 440 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आपसे पूछा 3/5 डिवाइड करनी है आपकी 1/10 से, तो आप नीचे से नीचे की संख्या काट सकते हो, ऊपर से ऊपर ही काट सकते हो, लेकिन ऊपर कुछ काटने लायक है नहीं, तो 5 1 कम 5 दूनी, जब आप काट लेते हो सब कुछ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये यहाँ पहुँच जाता है, ये यहाँ पहुँच जाता है, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा 6 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है
संख्या इतने को इससे विभाज 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आप नॉर्मल डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप जो यदि आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको पता है तो उससे ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर आपको सिंपली करके दिखा रहा हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हो। आया 7, 35 आ गया, बचा कितना, लास्ट में 7 है, 2 आया, और यहाँ पर आया 7, 27, और यहाँ पर आया कितना, 27, 7 दिया 21, तो 6, तो 6 आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपकी इस वीडियो में जो है मैथ पेडागोजी के आपके क्वेश्चन करे हैं, 15 से 16 क्वेश्चन करे होंगे अप्रोक्स मेरे ख्याल से, या 14 भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, पेडागोजी के, या फिर आपके कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, इन सभी की वीडियोस मैं इस चैनल पर आपके अपलोड कर रहा हूँ डेली। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो प्लेलिस्ट के बाहर मिलेंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस का आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आप जो आपका टेट एग्जाम है, ये जरूरी नहीं है कि आप CTET ही दे रहे हो, क्या पता आप CTET के साथ साथ रीट का एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको अदर टेट एग्जाम भी देने हैं, या आप HTET की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उन टेट एग्जाम के लिए भी ये आपकी जो वीडियो है ये हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।